बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, लेकिन ब्लड ग्रुप को पढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना है। सबसे पहले इंसान का आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा खून निकाल के रख दें, एक एंटी कोगुलेंट मटेरियल डाल के, ये जमेंगी तो ये खून दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ज़्यादातर जो हिस्सा है 45%, बल्कि 55% ये प्लाज्मा कहलाता है, और जो 45% है ये सेल्स कहलाते हैं। सेल्स ये नीचे जमा हो जाते हैं। ये सेल्स तीन तरह के हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अभी हमने दो चीज़ों को समझने के लिए ये वो बताया। ये जो RBC हैं, इस तरह के सर्कुलर से सेल्स हैं, बीच में दबे हुए हैं और बाइकनकेव कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं है। इनकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर कुछ मखसूस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनको एंटीजिन्स कहते हैं। और ये एंटीजिन्स दो तरह के, ये सेल में है ना, और इसके अपोजिट कोई चीज है जो प्लाज्मा में मौजूद है, इसको कहते हैं एंटीबॉडी। तो इस वक्त आपने याद क्या रखना है, एंटीजन कहें तो ध्यान किधर जाए आपका, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर जाए, एंटीजन्स उधर होंगी और एंटीबॉडी किधर होंगी, प्लाज्मा में। हिल रही है, ये दो नुकते याद रखेंगे। अब आ जाए कि ब्लड ग्रुप्स किस बुनियाद पर बने हैं। ब्लड ग्रुप्स बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स, और एंटीजन्स हैं आरबीसी की सरफेस पर, और हर एंटीजन का उलट एंटीबॉडी भी है, लेकिन एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक। एंटीजन को तबाह करने वाली एंटीबॉडी को उसी का नाम दिया जाता है। मसलन एंटीजन ए है तो उसको एंटीबॉडी ए तबाह कर सकती है, एंटीबॉडी बी तबाह नहीं कर सकती। इसी तरह एंटीजन बी को एंटीबॉडी बी तबाह कर सकती है, ए नहीं कर सकती है। तो वो जो तबाह नहीं कर सकती वो एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ रह सकते हैं। समझे कि नहीं, ये याद रखें। अब आते हैं ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं एंटीजन और ब्लड ग्रुप। जिस शख्स के आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होगी उसके ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, ए ग्रुप। और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी हो सकती है, बी हो सकती है, वरना ए हुई तो उसी को तबाह करेगी तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकती। इसी तरह जिस शख्स के आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी होगी उसका ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए हो सकती है, बी नहीं हो सकती। कुछ अफराद ऐसे हैं जिनके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, दोनों हैं, तो इस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, ए बी ग्रुप कहेंगे। और इनके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ए हुई तो इसको तबाह करेगी, बी हुई तो इसको तबाह करेगी, तो खून सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ अफराद हैं जिनके आरबीसी की सरफेस पर नो एंटीजन होते ही नहीं, इनके ब्लड ग्रुप का नाम क्या रखा जाएगा, ओ। और उनके प्लाज्मा में एंटीजन्स ए भी, एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है। समझ आ गया ये, क्योंकि ये फर्क है। इसलिए जब खून एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल करने की जरूरत पेश आए, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, तो हमें ब्लड ग्रुप को मैच करना जरूरी है। किसके ब्लड ग्रुप को, डोनर और रेसिपिएंट को। खून लेने वाला और खून देने वाले का खून एक जैसा होगा तो वो मिक्स हो जाएगा, वरना मिक्स नहीं हो पाएगा और वो शख्स रिसीवर मर जाएगा। मैं मिसाल बताता हूँ, आप ध्यान रखें। 2 कपों में दूध है, दोनों को मिलेंगे, कोई चेंज आएगा, दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक कप में दूध हो, दूसरे कप में दही हो, अब उनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, दूध भी दही बन जाएगा, क्लॉट्स बन जाएंगे।
इसको एग्लूटिनेशन भी कहते हैं, इसको कोगुलेशन भी कहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डोनर और रेसिपिएंट का दोनों का खून एक जैसा होगा तो इनको मिक्स करने से वो 2 कप दूध मिलाने वाली बात होगी। ये खून रेसिपिएंट के जिस्म में आसानी से गर्दिश करेगा, काम करेगा। लेकिन अगर 2 मुख्तलिफ ग्रुपों को आप मिलाएंगे, रिसीवर का ब्लड ग्रुप और हो, डोनर का और हो, इन दोनों के खून को मिलाएंगे तो खून पूरा क्लॉट्स में तब्दील हो जाएगा, दही की तरह बन जाएगा। अब जब ये दही बनेगा तो क्या खून की नालियों में ये गर्दिश करेगा? नहीं कर सकता। तो रेसिपिएंट मर जाएगा, डोनर को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब खून लिया और दिया जाएगा तो ख्याल रखा जाएगा कि कौन सा खून किसको दिया जा सकता है, कौन सा ग्रुप है जो खून ले सकता है। आसान तरीन इसका सवाल ये है, सेम ग्रुप वाला ले भी सकता है, दे भी सकता है, क्योंकि उसकी एंटीजन भी एक जैसी है, एंटीबॉडीज भी एक जैसी है। लेकिन डिफरेंट वाला ग्रुप न दे सकता है न ले सकता है। हाँ, विद फ्यू एक्सेप्शंस, वो थियोरेटिकल हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रिंसिपल पे आए हम। खून देते वक्त अगर गलत ग्रुप हो तो क्या हो सकता है? कैन डोनेट, कैन रिसीव। कौन सा ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है? अब इधर आ जाए। ए ग्रुप वाला ए से ले सकता है, ए को दे सकता है, ए से ले भी सकता है, और ए वाला कैन डोनेट टू ए बी, ए बी को ये दे सकता है। थियोरेटिकल है ये। ए बी को क्यों दे सकता है? क्योंकि ए बी के पास वो एंटीजन को दबा करने वाला हथियार ही नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडीज नहीं है ना। तो ये ए वाला अगर इधर आ गया तो कोई मसला नहीं है। हाँ, एक खतरा है। ए वाला खून जब आएगा तो वो अपनी एंटीबॉडीज ला के रेसिपिएंट के इन एंटीबॉडीज में से कुछ को तो तबाह कर सकता है। इसलिए अगर ए बी को देना है तो प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को रिमूव करके देना है। ये हो सकता है, ये होता है। यानी मैं दोबारा बताता हूं, ए वाला ए को दे सकता है बगैर किसी तब्दीली के, लेकिन ए वाला ए बी को सिर्फ उस वक्त दे सकता है जब देने वाले के खून से एंटीबॉडीज को रिमूव किया गया हो, फिर दे सकते। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह बी का भी यही मसला है। बी कैन डोनेट टू बी एंड ऑल्सो टू ए बी। ए बी को देगा लेकिन एंटीबॉडीज रिमूव करके। ए बी कैन डोनेट टू ए बी ओनली। जरा तवज्जो करें बेटा, ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है क्योंकि इसके पास 2 एंटीजन है ना। बी के पास गया तो ये अटैक करेगा, ए के पास गया तो इस पर अटैक हो जाएगा, ओ तो दोनों को नहीं छोड़ेगा। तो ए बी सिर्फ ए बी को ही दिया जा सकता है और किसी को नहीं दे सकते। ये बात एग्री कर रहे हैं? अच्छा, ओ वाला किसको दे सकता है? ओ कैन डोनेट टू ऑल, क्योंकि इसकी सरफेस पर एंटीजन्स है ही नहीं, गंजा है। ये गंज सेल इस प्लाज्मा में जाएं, ये बी किस पर अटैक करेगा, ये ए किस पर अटैक करेगा, ये किस पर अटैक करेंगे, ये किस पर, तो ये हर किसको दे सकता है। इसलिए ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन यहां फिर आपको एक एहतियात करनी पड़ेगी। आप जब ये खून देंगे तो इसके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को रिमूव कर सकते हैं, और ये याद रखना, एंटीबॉडीज रिमूव हो सकती हैं, एंटीजन रिमूव नहीं हो सकती। वजह क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में फ्री फ्लोटिंग है ना, इनको आप निकाल सकते हैं। एंटीजन सेल की सरफेस पर लगी हुई है, अगर आपने इनको रिमूव किया तो सेल मेम्ब्रेन गई, सुराख हो जाएंगे, सेल खराब हो जाएगा। तो ये याद रखना जरूरी है कि एंटीबॉडीज कैन बी रिमूव्ड बट एंटीजेंस कैन नॉट बी रिमूव्ड, उसको छेड़ नहीं सकते। अब कौन किसको दे रहा था वो तो पता चल गया। अब कौन किससे ले सकता है? ए कैन रिसीव फ्रॉम ए एंड फ्रॉम ओ। ओ से रिसीव करेगा एंटीबॉडीज रिमूव करा के। बी कैन रिसीव फ्रॉम बी
and O. AB can receive from all, ये सबसे रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपने पास अटैक करने के लिए तो एंटीबॉडीज हैं ही नहीं, लेकिन जिससे भी लेगा उसकी एंटीबॉडीज रिमूव करके लेगा। और क्योंकि ये सबसे ले सकता है इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। यहां पर एक और बात याद आई, मुश्ताक यूसुफी, कभी मौका मिले तो पढ़ लेना, बहुत मजे की किताबें लिखता था। उसने इन दोनों का नाम रखा है। ओ को गरीबों का खून कहा है, जो सब ले सकते हैं लेकिन इसको देने वाला कोई नहीं, गरीबों का खून। ए बी को अमीरों का खून कहा है, जो ले तो सबसे सकता है, देता है सिर्फ अपनी कैटेगरी को, क्योंकि इट कैन डोनेट ओनली टू ए बी, लेकिन रिसीव सबसे कर सकता है। ठीक हो गया ये है। अच्छा, ओ किससे ले सकता है? कैन रिसीव फ्रॉम ओ ओनली, ये सिर्फ ओ से ले सकता है। दे तो सबको सकता है लेकिन लेते वक्त सिर्फ अपने जैसा खून ले सकता है, वरना अगर ए बी से लिया तो इसी की एंटीबॉडीज आने वाले खून का तो सत्यानाश करेगी। बी से लिया तो इस एंटीबॉडी पर अटैक हो जाएगा, ए से लिया तो इस एंटीजन पर अटैक हो जाएगा, वो आने वाला खून क्लॉट में तब्दील हो जाएगा। ये था ट्रांसफ्यूजन का प्रिंसिपल। शुरू में जब ये ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ था तो इसी को देखकर ये ट्रांसफ्यूजन का ख्याल रखा जाता था। बाद में पता चला, दो रिवायत हैं, एक में कहा गया कि दूसरी जंग अजीम के दौरान पता चला कि बाज़ औक़ात जब एक ही ग्रुप भी उसी ग्रुप के फर्द को दिया जाता था तो क्लॉटिंग हो जाती थी। तो साइंसदान हैरान हो गए, ग्रुप सेम में फिर भी क्लॉटिंग क्यों होती है। तो उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि एक और एंटीजन भी है जो एंटीजन ए और बी से इंडिपेंडेंट है। उस एंटीजन को RH एंटीजन कहा जाता है। तो वो क्या है वो जरा बताते हैं आपको। RH एंटीजन, RH बना है, एब्रिविएट किया गया है रेसस मंकी से। आपने नाम सुना होगा, बंदरों की बहुत सारी अकसाम हैं, इनमें से एक रेसस मंकी कहलाता है। साइंसदानों ने ये जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा एंटीजन है, ये रेसस मंकी में इंसान से पहले डिस्कवर हुआ था। बाद में यही इंसान में भी डिस्कवर हुआ तो अब उसका नाम RH फैक्टर रख दिया गया इसी से। यहां आपने एक एहतियात करना है, कहीं किसी के जहन में ये ना आए कि ये RH फैक्टर बंदरों से इंसान में आया हो, ऐसा नहीं है। डिस्कवर बंदरों में पहले हुआ है, इंसान में बाद में डिस्कवर हुआ है, था दोनों के पास पहले से। अच्छा, ये RH फैक्टर भी RBC की सरफेस के साथ ही लगा होता है। ये एक अलग इंडिपेंडेंट एंटीजन है और ये किसी भी RH फैक्टर के साथ रह सकता है। मैं दोबारा बताता हूं, आई एम सॉरी, ये जुमला वापस। मैं ये कह रहा हूं कि RH फैक्टर भी एंटीजन है, वो भी RBC की सरफेस के साथ रहता है। और ये जो रिवायती एंटीजन ए और बी है उससे इंडिपेंडेंट है, ये तीसरा एंटीजन है और ये उन 2 या 3 के साथ रह भी सकता है। अगर जिस खून में ये मौजूद हो उसको RH पॉजिटिव या सिर्फ A पॉजिटिव या B पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें ये ना हो उसको नेगेटिव कहते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था, फर्ज करें ये एंटीजन A है सारा, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A ग्रुप। इसके साथ अगर RHB हुआ तो अब इसको क्या कहेंगे? A पॉजिटिव कहेंगे, या इसको RH पॉजिटिव कहते थे शुरू में, अब A पॉजिटिव। इसी तरह दूसरा सेल है, इसके साथ ये एंटीजन है B और इसके साथ RH फैक्टर भी मौजूद हुआ तो अब क्या कहेंगे? B पॉजिटिव। अगर नहीं हुआ तो B नेगेटिव। इसी तरह एक और सेल है, एक और फर्द है, उसका सेल है, उसमें एंटीजन A भी है, B भी है और साथ में उसके RH फैक्टर भी है। अब इसको क्या कहेंगे? AB पॉजिटिव कहेंगे। और चौथा सेल वो है जिसमें
एंटीजन ए और बी सिरे से हैं ही नहीं, खाली RH फैक्टर है, तो अब इसको क्या कहेंगे? O पॉजिटिव। तो जिसमें RH फैक्टर हो वो पॉजिटिव कहलाता है, जिसमें RH फैक्टर ना हो वो नेगेटिव कहलाता है। इनमें से RH नेगेटिव O ग्रुप या O नेगेटिव ग्रुप सबसे रेयर ग्रुप कहलाता है, सबसे दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप वो है। और दूसरी बात ये है, ये RH फैक्टर्स और एंटीजन ए और बी सबको जीन कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये इनहेरिटेबल है। और एक फैमिली के तमाम अफराद का ब्लड ग्रुप एक जैसा हो सकता है, बीच में कुछ मसाइल होंगे। सर अगर मतलब कोई ऑफस्प्रिंग है ना सर, तो ऐसा हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप उसके दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशन किस तरह से है? मसलन फर्ज करें ए ग्रुप एलील ए भी हो सकता है, एलील स्मॉल ए भी हो सकता है, इन दोनों को ए ग्रुप कहेंगे। मसलन माँ इसकी ए ग्रुप है और बाप भी अगर इसी तरह का हाइब्रिड ए भी हुआ, तो याद रखना ये एंटीजन ए प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इनको हम क्रॉस करा के देखें, ये माँ की एलील्स हैं और ये बाप की एलील्स हैं, तो इन दोनों का एक बच्चा मुकम्मल ए हो जाएगा, दूसरा बच्चा ये भी ए हो जाएगा, तीसरा बच्चा ये भी ए हो जाएगा, चौथा बच्चा ओ हो सकता है। शर्त यह है कि ये दोनों हाइब्रिड फॉर्म में हो, तो एक बच्चे का ग्रुप डिफरेंट पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है। सर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना सर कहीं पे, मुझसे नहीं हुआ, उसमें लिखा था कि इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज AB एंड फादर्स ब्लड ग्रुप इज O, व्हाट विल द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग? फादर का O है। अच्छा, इसके लिए असल में इसकी जेनेटिक्स से मैंने सरसरी करके आपको ए बताया, वरना ये जो ब्लड ग्रुप का जीन है ना, इसको मल्टीपल एलील कहते हैं। मल्टीपल एलील अलग टॉपिक है। इस जीन का नाम है ए फर्ज कर लें, या आई है, आई जीन आई। इसकी 3 एलील्स हैं, ए बी और आई। ए की भी 2 एलील्स हैं, ए और स्मॉल ए। बी की भी 2 एलील्स हैं, बी और स्मॉल बी। आई की भी 2 एलील हैं, कैपिटल आई और स्मॉल आई। अच्छा, ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट हैं, लेकिन आई के साथ दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट है। अब फर्ज कर लें एक शख्स है ए, तो ये क्या होगा? ए ग्रुप। अगर ए के साथ आई भी है, ए आई होगा तब ये ए होगा, और अगर ए आई हुआ तो ये ए तो होगा लेकिन हाइब्रिड होगा। अब आपके केस में कहा गया कि बाप ओ है, माँ ए भी है। माँ ए भी है तो इधर ऐसे रखें आप, ए और बी हो गया। बाप ओ है, ओ कब हो सकता है? जब दोनों एलील्स इस तरह से हो। अब क्रॉस कराएं, ए आई, ये ग्रुप कौन सा होगा? ए ग्रुप। बी आई, ये ग्रुप कौन सा होगा? बी ग्रुप। ए आई, ए ग्रुप, और बी आई, बी ग्रुप। यानी इनके 4 बच्चों में, चार बच्चों में से 2 ए ग्रुप के होंगे, 2 बी ग्रुप के होंगे, ओ ग्रुप का कोई भी नहीं होगा। ओ ग्रुप तब हो सकता था अगर माँ या तो ए आई होती या बी आई होती, तब ओ हो सकता था। यहां तो ये माँ क्लियर कट बी ए भी है, इसलिए इनका कोई बच्चा ओ का नहीं है। समझ आ गया?